जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी कहूँगा मैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी इस टाइम यूनिवर्सिटी ही हैं। और आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि फ़िलहाल इंशाल्लाह ताला 1-2 वीक्स तक आपकी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। तो इंशाल्लाह हम लोग फ़ेस टू फ़ेस होंगे और ज़्यादा इंटरैक्टिव पढ़ सकेंगे और बेहतर पढ़ाई हो सकेगी। तो तब तक के लिए हमें ज़रा 2 हफ्ते थोड़ा-सा ऑनलाइन क्लासेस को और बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप लोगों से गुज़ारिश है बेटा, आप लोगों को देखिए थोड़ा-सा रिवाइज़ कराता चलूँ जो हमारी ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस की अ, रूटीन थी, ड्रिल थी। ये था कि आप लोग जैसे ही जॉइन करते हैं, यू मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट। और वो आपकी ज़रूरी होती है क्योंकि वही आपकी अटेंडेंस शीट के ऊपर एज़ इट इज़ नोट डाउन होगी। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें जी। चैट के अंदर जिसकी रह गई है। आज आई एम एक्सपेक्टिंग लेसर अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स क्योंकि आपकी मॉर्निंग की क्लास मुझे याद है कि फुल हुआ करती है और 100 की कैपेसिटी हम रीच कर लेते हैं बट स्टिल सो फार आई हैव गॉट 58-9 स्टूडेंट्स। तो चलिए जी, अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि बड़ी देर बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। और दूसरा ये एक बात मैं क्लियर कर दूं, आज कुछ इस टाइम क्लास शुरू होने की वजह ये भी थी कि हमारी ब्रेक से पहले, समर ब्रेक से पहले जो ऑनलाइन क्लासेस थी फ्राइडे वाले दिन वो 10 बजे हुआ करती थी। मेरे ज़हन में वही टाइम था क्योंकि कोई आप लोगों की स्टार्ट की क्लास थी शायद ए सेक्शन की, उस वजह से हमने एडजस्ट किया हुआ था टाइम। तो फिर मुझे ये अभी कुछ 9 बजे के आस-पास पता चला कि हमारी क्लास 8:30 थी। तो मैं तो बल्कि आफ्टरनून की क्लास का कहने लगा था तो मुझे पता चला कि मॉर्निंग क्लास भी है। तो अब हम लोग एक टाइम टेबल बना लेंगे, वो मैं आपके सीआरस के साथ आज एक टाइम टेबल बना लूँगा फाइनल, जो अगले 2 वीक्स, 3 वीक्स जितने भी हैं हमारा चलेगा और फिर उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। तो आज की क्लास चलें हमारी थोड़ी-सी रिवीजन वाली क्लास ही होगी। और इससे पहले कि वी मूव ऑन, मैं आपको बता रहा था कि ड्रिल क्या है, आपने अटेंडेंस मार्क करनी है और उसके बाद आप लोगों ने रुक जाना है किसी भी सवाल-ओ-जवाब से। मैं थोड़ा-सा पढ़ाऊँगा, एक टॉपिक उसके बाद मैं खुद ही आपसे पूछूँगा इफ देयर आर एनी क्वेश्चन्स तो आप लोग चैट में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है पूछ फिज़िकली पूछना चाह रहा है तो दे कैन रेज़ देयर हैंड। आपको याद होगा थोड़ा-सा ना मुझे भी असल में एक्चुअली थोड़ा रिवाइज़ करना पड़ा है ज़ूम को, क्योंकि ज़ूम हमने काफ़ी अरसे से यूज़ नहीं किया, हमने एग्ज़ाम्स के लिए भी गूगल मीट ही ज़्यादातर यूज़ किया है। तो चलिए रेज़ हैंड का ऑप्शन एक मुझे याद है होता था, वो आप करेंगे तो मैं आप लोगों को बोलने की इजाज़त दूँगा एंड इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों को एक आधी क्लास में दोबारा सब समझ लग जाएगी। तो चलें लेट्स मूव ऑन। बेटा हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स। हमने ब्रेक से पहले आपको याद होगा, मैं जल्दी से सारी स्लाइडें तकरीबन आगे कर देता हूँ। हमने सबसे पहले तो ये देखा था कि एथिक्स क्या होते हैं। आपको याद है राइट एंड रॉन्ग। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पढ़ी थी कि सबके लिए एथिक्स डिफरेंट होते हैं और इस डिफरेंस ऑफ एथिक्स की वजह से एक प्रॉब्लम राइज होती है जिसको हम कहते हैं एथिकल डायलेमा। और उसके बाद हमने डिफरेंट अप्रोचेस या डिफरेंट थ्योरीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स पढ़े थे। आपको याद होगा एब्सोल्यूटिज्म, रिलेटिविज्म, डियोंटोलॉजी, टेलियोलॉजी आपके सामने आ रहे हैं जी। फिर ईगोइज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, ऑल्ट्रुइज्म, इनकी हम साथ-साथ यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते रहते थे, थोड़ी इंटरैक्टिव वीडियोस। और इसके अलावा मैं अपने लेक्चर्स भी यूट्यूब पे अपलोड करता रहता था, अभी भी करूँगा इंशाल्लाह ताला। वहाँ से भी आप थोड़ा-सा रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोग क्योंकि 3-4 महीने बाद 3 महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं। हाँ जी, तकरीबन 3 महीने हो गए हैं या 2 ढाई महीने हुए हैं। उसके बाद आप लोगों को ऑब्वियसली थोड़ा बहुत भूल गया होगा। फिर हमने कैंटिज़्म के बारे में पढ़ा था, उसके 3 मैक्सिम्स थे डियोंटोलॉजी के कब एक एक्शन आपका एथिकल होगा, उसके लिए कंसिस्टेंसी, यूनिवर्सैलिटी, ह्यूमन डिग्निटी। ये मैं रिवाइज़ नहीं करा रहा, बस आप लोगों को गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा एक अंडरस्टैंडिंग दोबारा डेवलप हो जाए सब्जेक्ट की। फिर टेलियोलॉजी में हम बिलीव करते थे कॉन्सिक्वेंशियलिज्म पे कि एक्शंस जो हैं वो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके एक्शन को एथिकल या अनएथिकल बनाते हैं। और इसके बाद जी डिसीजन मेकिंग मॉडल्स थे हमारे पास।
प्रिंसिपल वर्सेस रूल, पिएजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपको याद है बड़ी इंटरेक्टिव हमने वीडियो देखी थी इसके बारे में। कोलबर्ग का डेवलपमेंट मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मुझे याद है सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इसी टॉपिक में आप लोगों की तरफ से देखी गई थी, और यूट्यूब पे भी सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लेक्चर यही था शायद। और फिर टकर 5 मॉडल, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल, और कोलबर्ग्स 4 स्टेजेस ऑफ एथिक्स, जिसमें कॉन्सेप्ट था मोरल इंटेंसिटी का, मोरल फ्रेमिंग का फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और ये वो मॉडल्स थे कुछ जो आपको जिंदगी में जनरली, नॉट स्पेसिफिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, आपको जनरली मदद करते हैं एथिक्स को बनाने में या एक एथिकल सिचुएशन को जज करने में और एक एथिकल डिसीजन लेने में। अच्छा, तो उसमें जी आपको याद है जो हमारा मेन टॉपिक था, हम बढ़ चुके थे इसकी तरफ, वो एक्चुअली था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिजनेस कम्स इनटू एथिक्स, बिजनेस का पोर्शन एथिक्स के अंदर आता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है CSR, ये हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पहले प्रॉफिट की तरफ देखती थी, फिर उन्होंने कहा कि प्रॉफिट तो एक बड़ी शॉर्ट टर्म चीज है, हम शेयर होल्डर्स के लिए ही सोचेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचेंगे, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ आए थे। फिर देखा गया और प्रेशराइज भी होती गई ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स। लॉ ने प्रेशराइज किया, गवर्नमेंट्स ने प्रेशराइज किया, लॉबीज ने प्रेशराइज किया, यूनियंस ने प्रेशराइज किया, मीडिया एटसेट्रा। तो थोड़ा सा ना स्टेक होल्डर्स की तरफ हम बढ़े। स्टेक होल्डर्स के बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं, अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी टाइप्स भी पढ़ेंगे। Everyone who has an interest in the company and who is interested in the decisions of the company is a stakeholder. फिर इससे भी बढ़ के एक अप्रोच आ गई जो है शेपर्स ऑफ द सोसाइटी। ये CSR को थोड़ा सा एक ज्यादा एम्फसाइज किया गया CSR की तरफ से टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स, और कहा गया कि सिर्फ कुछ स्टेक होल्डर्स को नहीं देखना बल्कि सोसाइटी को एज अ होल देखना है। तो क्यों? क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली द शेपर्स ऑफ द सोसाइटी। ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस ये सोसाइटी के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सोसाइटी इनके लिए काम करती है एटसेट्रा। तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, और इसके लिए कंपनीज को चाहिए कि वो सोसाइटीज को ओवरऑल देखें, पूरी सोसाइटी के लिए काम करें, ना कि कुछ गिनते स्टेक होल्डर्स के लिए। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था कि CSR जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्चुअली 4 किस्म की होती है। एक है कंपनीज की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी और द स्टेक होल्डर्स, जिसमें उनके एम्प्लॉयज की तनख्वाहें हैं जी, और टैक्सेशन है गवर्नमेंट के लिए, और कस्टमर्स के लिए कोई डिस्काउंट्स वगैरह हैं, सप्लायर्स के लिए उनकी पेमेंट्स हैं। तो ये इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कुछ जो आपको पूरी करनी है। फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको लॉ के अंदर रहते हुए काम करना है। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, अगर 2 पार्टीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का और किसी पार्टी का, तो उसके अंदर रहते हुए काम करना है। कुछ लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। फिर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एनवायरमेंट जिसको आप फिजिकल एनवायरमेंट कहते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज की। आपको अपनी एमिशंस कम करनी है, कार्बन एमिशंस, ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हुए। बल्कि जी थैंक्स टू द कोरोना वायरस हमारा ये काफी कम हो गया है ग्लोबल वार्मिंग, आपको एक मजे की बात पता चलेगी। और खैर चलें, वो बाद में टॉपिक से हम हट जाएंगे। बट एनवायरनमेंट को देखना है, पोल्यूशन कम करनी है, और ये सारे हरबे आजमाने हैं ताकि एनवायरनमेंट बेहतर हो। यहाँ पे फिर आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट आया था सस्टेनेबिलिटी का। तो सस्टेनेबिलिटी का भी मैंने आपको थोड़ा सा, बस एक फिलहाल आपके लिए यही जरूरी है, इसका बाद में हम टॉपिक भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगर टाइम हो हमारे पास। कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को इस तरह यूज करें कि उनको रिप्लेनिश भी किया जा सके उसी रेट के ऊपर। यानी अगर आप दरख्त काट रहे हैं तो आप उसी रेट के ऊपर दरख्तों को लगाएं भी। और ये अभी आज ही के टॉपिक में एक हम एक्स्ट्रा टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि एनवायरनमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और फाइनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसका मतलब क्या है कि कंपनीज आपके सोशल स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करती हैं। आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, इवन आपकी वैल्यूज, आपकी, क्योंकि इकोनॉमी और रिलेटेड होती है कंपनी से, तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, लाइफस्टाइल, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटसेट्रा,
ये कंपनीज अफेक्ट करती हैं। फिर एनवायरनमेंट के ऊपर ऑब्वियसली बीमारियां आपकी और आपकी ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो और आपके कपड़े और आपकी मतलब ज़रूरियात, एयर कंडीशनर, पंखे एटसेट्रा। तो ये कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ये तो है कि इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल से किस तरह सोशल की तरफ आप निकलते हैं। एक कंपनीज़ की इटसेल्फ भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि कंपनीज़ एडवर्टाइज़मेंट्स करती हैं, आप देखते हैं, उनके थ्रू मैसेजेस देती हैं और आपने देखा होगा अक्सर, अब तो हम बड़े हो गए ये चीज़ें देखते हुए, कि कुछ आपको मैसेजेस आते हैं कि ये ग्लोबल सर्विस मैसेज बाय फलां कंपनी, ठीक है? ये आपने अक्सर पढ़ा होगा। आजकल की कंपनीज़ बल्कि कंपनीज़ इस इन चीज़ों को अपनी एडवर्टाइज़मेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। हर कंपनी एक सोशल मैसेज के साथ एड बनाने की कोशिश कर रही है आजकल। कोका कोला इस चीज़ में बहुत मास्टर है, आपको पता है, आपने एड्स देखी हैं। फिर आजकल हर कंपनी तकरीबन शान मसाला की 1-2 एड्स पिछले दिनों बहुत चली थी, पिछले साल। तो हर कंपनी एक सोशल मैसेज भी देना चाह रही है। फिर चैरिटीज़ को सपोर्ट करती हैं ये कंपनीज़, जो चैरिटीज़ आल्सो मेक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी। तो ये वो 4 एस्पेक्ट्स थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जो कि कॉर्पोरेशंस यानी कंपनीज पूरा करती हैं अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। तो ये लिंक देखें जी, स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी ये ज़रूरियात हैं। स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इनकी ज़रूरियात क्या है? इकोनॉमिक, लीगल, एनवायरमेंटल और सोशल। तो ये इनकी इन ज़रूरियात को पूरा करना है, पूरा नहीं, एटलीस्ट देखना है, सोचना है व्हाइल मेकिंग डिसीजंस। अब ये भी ऑब्वियसली एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर कंपनीज ने हर एक का ठेका तो नहीं लिया, कंपनी सबको थोड़ी कुछ कर सकती है, बिल्कुल नहीं दी। लेकिन कंपनीज ने अपने डिसीजंस को लेते वक्त मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स को के बारे में सोचना है। यही कॉन्सेप्ट है शेपर्स ऑफ सोसाइटी का। कंपनी ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स को इनकॉर्पोरेट करे अपने डिसीजंस के अंदर। फिर इसके साथ हमने कैरल की एक सोशल रिस्पॉन्सिवनेस थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें एक था रिएक्शन, रिएक्शन में था कंपनी सिर्फ और सिर्फ जो उनको कहा जाता है उसी के अगेंस्ट ही रिएक्ट करती हैं, उन्हीं स्टेक होल्डर्स को कैटर करती हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, जो प्रेशराइज करते हैं। डिफेंस, जो स्टेक होल्डर्स बहुत जरूरी हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में आप सोचें, बाकियों के बारे में मत सोचें, या उनके बारे में सोचें जो कंपनीज को फायदा दे सकते हैं। और अकोमोडेशन में कंपनीज एक स्टेप आगे जाती हैं, और जो स्टेक होल्डर आपको कह दे अपनी जरूरियात के बारे में, आप उसे अकोमोडेट कर लें। एंड सबसे जो बेहतरीन कैरल के मुताबिक सोशल रिस्पॉन्सिवनेस थ्योरी है, वो ये है कि कंपनीज प्रोएक्टिवली बगैर किसी के कहे खुद से ही अकोमोडेट करें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को अपनी डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग में। ये थी जी कैरल की सोशल रिस्पॉन्सिवनेस थ्योरी। इसके बाद हमने एक नॉर्मेटिव और इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच पढ़ी थी। नॉर्मेटिव अप्रोच थी कि कंपनीज को अपनी सोसाइटी को देखना चाहिए, कंपनीज देखती है अपनी सोसाइटी को, लेकिन उस हद तक जहां तक उनको अपना बेनिफिट नजर आता है, और जब उनको अपना बेनिफिट नजर ना आए तो वो सोसाइटी के बारे में, स्टेक होल्डर्स के बारे में ना सोचे। इंस्ट्रूमेंटलिज्म जो है वो थोड़ा सा बढ़ के इससे पेश करता है स्टेक होल्डर्स की थ्योरी, और वो उसके मुताबिक, इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच के मुताबिक नहीं, कंपनीज को प्रोएक्टिवली और शेपर्स ऑफ द सोसाइटी बनते हुए ही स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स को इनकॉर्पोरेट करना है। आई अगेन एम्फसाइज, जब भी हम बात करते हैं कंपनीज के अच्छा होने का, एथिकली या कॉर्पोरेट सोशली रिस्पॉन्सिबल होने का, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, क्योंकि सबको आप खुश नहीं कर सकते, सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सबसे बड़ी आर्गुमेंट जो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, वो यही है कि अगर हम सबको खुश करेंगे तो हम और किसी को नहीं तो कम से कम शेयर होल्डर्स को नुकसान करेंगे, और उन्हीं को उनकी खुशी जो है उसमें कमी आएगी। तो इसीलिए चलें ये हम आगे पढ़ेंगे, बहस करेंगे इस स्लाइड में। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूं, और उस ये आप देखें जरा वीडियो, इसमें ना थोड़ी सी रिवीजन है आपके लिए। एक मिनट जी, मैं साउंड एनेबल कर दूं, मुझे याद है कि यहाँ पे
हाँ जी, साउंड की ऑप्शन। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, इससे ना थोड़ा-सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिवीजन होगी आपकी, ठीक है? ये वीडियो देखिए। अच्छा, और इस वीडियो के साथ ही मैं एक और वीडियो लगा दूँगा, जिसमें जो कि केस स्टडी है आप लोगों के लिए, बल्कि एक सॉर्ट ऑफ केस स्टडी बनेगी, और इसमें आपसे एग्ज़ाम में केस स्टडी का सवाल भी आ सकता है कि ये आजकल का सबसे जो करंट अफेयर है, दैट इज़ द कोरोना वायरस। तो ये रिवीजन कराने का मकसद भी ये था, ताकि आप वो केस स्टडी को गौर से सुन सकें और समझ सकें दोबारा से कि कोरोना वायरस ने किस तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बदला। और आपको एग्जांपल्स दी जाएंगी उस वीडियो के अंदर। तो बड़ी कमाल वीडियो है आजकल के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, कि कौन कौन सी वो कॉरपोरेशंस हैं जो आगे बढ़ी और जिन्होंने कोरोना वायरस के अंदर, इस पेंडेमिक के अंदर अपने सोशल एटमॉस्फेयर को या स्टेक होल्डर्स को इनकॉर्पोरेट किया अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो उसके लिए जी मैं आप लोगों को पहले ये वीडियो दिखाऊंगा, उसके साथ ही मैं दूसरी वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। तो ये दोनों वीडियोस आप लोग देखें जरा, स्टार्टिंग विद दिस वन। Let's talk about CSR, Corporate Social Responsibility. What exactly does it mean? Global warming, diminuted natural resources, the extinction of various animal and plant species, global population increase, and migration. Amongst others, these are some of the real environmental and social issues we face today. How can we address these issues whilst ensuring food, education, and health for all? How can we ensure that economic development and technological progress benefit the greatest number of people? Faced with these challenges, a more sustainable, developmental approach becomes necessary. This requires the commitment of all international organisations, governments, associations, companies, citizens. Everyone is concerned. And in practice, what can a company do? The overall goal is to combine economic progress, social justice, and environmental preservation. Based on its corporate social responsibility, a company can ensure that its economic growth is beneficial to everyone: its suppliers, employees, customers, the local population, in short, all its stakeholders, whilst minimising its impact on the planet. Depending on the sector of activity, the specific issues and challenges differ from company to company. Let's take a pharmaceutical company. It can act responsibly in many ways. For example, offer to as many people as possible safe and quality medicines, take into account the needs of patients by supporting them throughout their healthcare. And for all companies, being responsible also means taking care of its employees and ensuring their safety at work. It also means being compliant with the application of the various laws and regulations, as well as defining ethical business practices. It also means reducing the environmental impacts of its production sites and choosing less polluting modes of transport. Thus, the ambition for a responsible company is to contribute to an economically efficient, socially equitable, and environmentally sustainable development, whilst ensuring its profitability and economic growth. As such, corporate social responsibility, CSR, is now recognised as a real performance driver, particularly because it encourages innovation, reduces costs, and brings employees together around a meaningful project. Within our daily activities, both individually or collectively, we can all be part of this evolution, and that's what's really inspiring. And at Servier, CSR is a conviction, resulting in concrete actions implemented with enthusiasm. जी मैं दूसरी वीडियो लगाने लगा हूँ आप लोगों के लिए।
ये भी देखें जी ज़रा, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है। अगर ये बीच में बंद हो जाएगी बेटा तो हम लोग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ से ही, उसी लिंक और उसी पासवर्ड से। Okay, hi there, welcome to another video on the coronavirus crisis. So, to what extent has the coronavirus pandemic acted as a catalyst for increased corporate social responsibility? Well, in this video, we're going to be looking at lots of examples and criticisms also of some businesses for their actions as the public health and economic crisis has deepened. Some economists in the past have been sceptical a little bit about social corporate responsibility. Consider this famous quote from the monetarist economist Milton Friedman: "The one responsibility of business towards the society is maximisation of profits to shareholders within the legal framework and the ethical custom of the country." So what is corporate social responsibility? Let's start with a definition. It's CSR is defined as the extent to which a business addresses the concerns and obligations to its wider stakeholders. Now let's note here that this wider definition of stakeholders is crucial to understanding CSR. The public health crisis has accentuated the need for businesses to see the much wider, broader social purpose of their activities. So I would include in that definition the actions that the business takes, what we see businesses do, over and above the minimum required by law in addressing societal needs and wants. This graphic, I think, neatly shows the breadth of definition of what constitutes a stakeholder, rather than the narrow interpretation of an equity shareholder in a business. So businesses have responsibilities both to their owners, yes, but also to their employees, to their managers, to their customers, to government, to suppliers within their industry and business, to creditors, and the wider catch-all concept of society. And that's what we're going to focus on in this video. There are many arguments for businesses adopting rigorous, ambitious, generous corporate social responsibility. The first is that ethical business does matter, particularly as we face a time of great uncertainty and stress. And corporate responsibility, social responsibility, can be good for the bottom line ultimately. It can improve corporate image, reputation and goodwill amongst customers, which ultimately is good for your sales and your revenues and your profits. And being socially responsible in every conceivable way that you can is attractive to stakeholders, including customers. Many customers now have a strong ethical dimension to their purchase decisions, and also potentially to existing and potential investors. And think about the impact of social responsibility on the motivation of people at work. CSR, handled well, can increase, can enhance, can cement employee motivation by stressing in particular the purpose, motive of being at work. So I'm really grateful to economics and business teachers from across the UK and beyond who have suggested good recent examples of businesses engaging in genuine social responsibility. And we'll also look at some counter examples of businesses operating in a way that perhaps raises our concerns, our criticisms, our hackles along the way. BrewDog is one of my favourite companies, and along with other brewers and distillers, BrewDog as a company which has been working around the clock, switching production from beer to producing batches of hand sanitizers, and those will be given away to local charities and the community rather than sold, using all kinds of different packaging options here. I think BrewDog is a business which captures the mood of the moment pretty well. Good example of CSR. Other businesses, of course, have much, much deeper pockets. Jack Ma, the billionaire, the founder of Alibaba, is spending millions of dollars, tens of millions of dollars, shipping coronavirus test kits to the United States and also to a range of emerging market and developing countries. Zoom has been in the news recently. Many of you will be using Zoom for your distance learning. The executive, Eric Yuan, has given K-12 schools his video conferencing tool for free. Many millions of people have downloaded the app.
We're using it, for example, at my school. Although Zoom has come under fire, actually recently it emerged that it's been sending data about users' devices to Facebook. The Royal Mint is a really interesting example of how a business can pivot production for wider social benefit. The Royal Mint has turned to making manufacturing protective visors for distribution to hospitals, to GPs, pharmacies, nursing homes and hospices. INEOS, one of Britain's biggest companies, chemical giant, announced just about 10 days ago that they were going to set up a factory to build 1 million bottles of hand sanitizer per month, and that factory is now up and running, distributing to hospitals and other organisations that need it. Incredible scale of production achieved so rapidly. Many businesses have been turning to helping local food banks. Deliveroo, of course, and Uber have also been criticised in recent times. Uber, for example, suspending the accounts of some drivers who need to self-isolate. Deliveroo's attitude towards its zero-hours contract workers. And here are two good examples of businesses helping to support local food banks where there's been a sharp spike in need. So Deliveroo offering NHS free trips and food. I love this example from Morrison's, major supermarket. Very interesting specific example here. They have added an extra hour of manufacturing capacity in their bakeries and things, purely to increase supplies to give to food banks, many of whom are struggling. I think that's one of my favourite examples at the moment of corporate social responsibility. The Co-op, as you'd expect, has a strong CSR dimension, handing money directly to food banks and other local causes and charities. It's giving free vouchers to families of kids who attend the Co-op Academies set of schools. Asda giving money to the Trussell Trust and other food banks. So lots of supermarkets who, of course, have been incredibly busy and in many senses have gained from the crisis as we become more reliant on them, are showing their social purpose. Many restaurants and supermarkets have been giving free food and drinks. Many supermarkets now changing their opening hours to give better access to elderly and more vulnerable customers, and also to give NHS workers the chance to shop and get those basic essentials. Two good examples there from Tesco and Waitrose. Tesco and Asda have given all their pregnant, vulnerable and over 70 staff 12 weeks paid leave. I'm not sure how many staff at Asda and Tesco's are over 70, but clearly supermarkets employ many people, and in this world of lifelong working, indeed they may well employ lots of people over the age of 70. Good example there. Brompton Bikes, a small business, successful business, an iconic bike company, offering 200 cycles to help NHS staff get to work and avoid crowded public transport. Really good example here, picked up by one teacher, of Mercedes working in hand with the UCL to manufacture a breathing aid that can be used to keep COVID-19 patients out of an intensive care unit, an ICU. In other words, that's designed to relieve the pressure on the capacity of the ICU system. Absolutely brilliant example of work. Very high level of human capital being used and getting a product, not to market, but getting a product to hospitals in quick time. The Co-op, showing here an example of the duty of care that employers have to their employees. That's part of corporate social responsibility, investing £3 million on new protective equipment for our store colleagues, protective screens, supplying gloves, hand sanitisers, etc. The Co-op making some significant investment there in its employees. And I think, I think this is corporate social responsibility. I think I've left this example to last. I think this is one of the best examples of a business where corporate responsibility is part of their DNA, has been for years, for decades. This current crisis gives lots of companies the opportunities for corporate social responsibility to give back to communities and the wider society. Some companies have deep pockets and they can afford the big projects. Others do so in a more measured, manageable way. Timson's, of course, is a tremendous example of a business with a strong social purpose. Closing all of their shops temporarily, we hope. All colleagues were made on full pay.
James Timson, the chief executive, is a very strong supporter of employing people with a criminal record in an attempt to reduce recidivism rates. Interestingly, the Timson Foundation specialises in employing people who are marginalised within societies. Somebody mentioned to me the other day that if you're unemployed and going for an interview, Timson's will clean an outfit for you free of charge across all of their stores nationwide. Timson's, for me, epitomises corporate social responsibility. And this concept is based on the notion of interdependence of business and society. Society needs businesses. We need viable businesses that will grow to create jobs, to generate wages in the circular flow, to drive investment in innovation. Of course, governments need businesses to pay those taxes in VAT and corporation tax and national insurance and other taxes. But businesses also need society to create demand. People have a job, have an income, they can go and shop. Demand creates revenues and profits. Governments provide the essential public goods that allow businesses to operate efficiently, and of course providing that legal protection, the rule of law under which businesses operate. So business and society are interdependent, a key part of this discussion. Not every business has been shown necessarily in a positive light in recent times. There have been quite a significant number of complaints of price gouging. Price gouging is a form of price discrimination where you simply jack up the price of a product because there's a spike in demand and a very strong need reflected in a very low elasticity of demand. अच्छा बेटा, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लें, ठीक है? सेशन खत्म होने वाला है, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लें और आते ही आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी है, ठीक है? तो चलें, ये सेशन हम रीस्टार्ट करेंगे और आप लोगों ने आते ही अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी है। वीडियो यहीं से कंटिन्यू होगी और ये जो आप एग्जांपल है बेसिकली पाकिस्तानी एग्जांपल वो बता रहे हैं कि आप अपनी प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, तो ये भी बड़ी मजे की एग्जांपल। जी बेटा, मैं रिज्यूम करने लगा था, तो एक मिनट जी। चलें, मैं रिज्यूम करने लगा हूँ बेटा, और जैसी वीडियो 2-3 मिनट की रहेगी, खत्म होगी, तो फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। Amazon blog reported last week that they've already removed well over 500,000 of offers from stores due to price gouging, so suspending accounts. Amazon have strengthened their fair pricing policies. eBay has also been in the news recently for people price gouging on their auction site. Sports Direct has come under some criticism. Some of us have particular views on Sports Direct as a business and its owner, Mike Ashley. They were accused of price gouging about a week ago. Some documents were unearthed showing that, for example, a kettlebell had gone up from £9.99 to £14.99. And Sports Direct is a good example of a business where price gouging may well have happened. This was a good example in the West Midlands of a chain of pharmacies, Jahoots, which was accused by a local councillor of price gouging, showing Calpol, for example, being priced at £9.99 for a very small bottle and £19.99 for a very large bottle. Paracetamol, for example, 32-pack was £1.39, but within a week it was £9.99. Now, it has to be said that Jahoots has said they blamed a communication error for this, and they were going to refund customers and ensure no repeat of the error. Always be slightly cautious of a business that blames a communication error when the media find out what's going on. ASOS criticised. They organised flash sales, obviously in an attempt to clear stock, because stock is a big drain on the cash flow of a business. But the flash sale that ASOS launched put huge pressure on workers at their warehouses. But of course, then there were complaints flooding in of employers not being given sufficient protection regarding social distancing. And again, a reminder that employers have a duty of care to their employees.
JD Wetherspoons, again, some of us have views on this business. The boss wanted to keep pubs open, regarding them as essential, telling workers to go work for Tesco instead of being paid during leave. This was the Tesco's. This was the Wetherspoons branch, I think, in South East London. 3 or 4 days later, a very famous example of a business, a hotel owned by Britannia Hotels in Scotland, which sacked its workers, making them homeless. One or two people had to sleep in tents and things. Really, really good example of a business that really didn't show a duty of care to its employees, many of whom come from overseas. The good news is that the Old Bridge Hotel nearby responded in a tremendously socially responsible way. We've had many cancellations in our bunkhouse here. If we can help out, please drop us a line. There are beds here for you to work, for you to live in till you get your next steps. Well done to the Old Bridge Hotel. So I've shown you some examples of corporate social responsibility. I think I've also shown some examples of businesses not particularly in a positive light at the moment. If you want to read more about this concept of social capitalism, which is जी बेटा, so welcome back. अच्छा जी, ये बड़ी मजे की वीडियो थी इन अ सेंस कि ये आपके बिल्कुल अभी लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं आपके पास कि हाउ अ कंपनी कैन बी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हाउ अ कंपनी कैन नॉट बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। और आजकल के हालात के मुताबिक बिल्कुल बेहतरीन एग्जांपल्स थी और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स थी। और अब इन्हीं एग्जांपल्स को ना मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करता हूँ इन द लोकल कॉन्सेप्ट, इन द लोकल एस्पेक्ट। तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं ये आपके साथ डिस्कस करता हूँ थोड़े से एग्जांपल्स। आप लोगों ने इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के अंदर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस का भी रिएक्शन देखा। और ये जी आप लोगों को ये नजर आ रही है ना स्लाइड्स, आई गेस जी आ रही हैं। जी बेटा, आप लोगों को स्लाइड्स नजर आ रही है ना? जी आ रही हैं जी। तो अच्छा जी, अगर स्लाइड नजर नहीं आ रही तो बता देना यार, क्योंकि यहाँ आपको पता है। हाँ, वो असल में ना वो जूम बड़ी देर बाद इस्तेमाल कर रहे हैं सब, तो सबको थोड़ा टाइम लगेगा। सो मैं बता रहा था कि आपके सामने एग्जांपल्स हैं। अब इन्हीं एग्जांपल्स को हम ना जरा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। आपने अपने इर्द-गिर्द कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को देखा कि उन्होंने कैसे बिहेव किया। अनफॉर्चुनेटली अगेन पाकिस्तान का जब भी हम जिक्र करते हैं कोई एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ज्यादातर बुरा ही सुनने को या कहने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली बड़ी कोशिश होती है हमारी कि ऐसा नाम करें, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ना शायद अनएथिकल प्रैक्टिसेस ज्यादा हो चुकी हो और वो हम लोग उनको शायद बुरा इतना समझते नहीं है। बट आपने ये देखा होगा कि ज्यादातर पाकिस्तान में द कंपनीज एंड द ऑर्गेनाइजेशंस फेल्ड टू फुलफिल देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिसका जितना दाव लगा उसने लगाने की कोशिश की। और इस दाव को हम क्या कहते हैं, अब आज हमें पहली दफा इसकी अंग्रेजी टर्म भी पता चल गई। इसको कहते हैं प्राइस गाउजिंग। प्राइस गाउजिंग का मतलब है कि आप, जिस तरह आपने देखा इस वीडियो में, कि चीजों को होल्ड कर लें, स्टॉक अप कर लें इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ताकि उनकी प्राइसेस बढ़ती रहें। और प्राइस गाउजिंग वाज एट इट्स एक्सट्रीम ड्यूरिंग दिस होल पेंडेमिक। और मास्क से लेके बेटा, एक मास्क जो अब दोबारा शुक्र है 10-11 रुपए का हो चुका है, वो मास्क आप लोगों को पहले तो मिला ही नहीं, 1 महीना तो किसी को नहीं मिला। और उसके बाद वो एक 10 रुपए वाली चीज 100 रुपए तक भी मिली, 50 रुपए तक तो बहुत अरसा रही। तो ये कपड़े के मास्क, जो कि बिल्कुल भी मास्क नहीं है, ये कोई लेता भी नहीं था, ये भी 50-50 100 रुपए तक गए। और दवाइयाँ आप देखें, एक वो मैसेज चला था लाइफ सेविंग, एक इंजेक्शन था
एस्टर्मा पता नहीं इस नाम से कुछ था बेटा, वो जो उसकी बड़ी डोज थी कोई 80 मिलीग्राम वाली, वो 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक गई वो एक डोज की कॉस्ट। तो वो 60-70 हज़ार का या 40-50 हज़ार का इंजेक्शन था और वो 3-4 लाख तक गया, यानी 10 गुना तक बढ़ गया। और तमाम दवाइयाँ उनकी कीमत बढ़ गई, फार्मेसीज ने बढ़ा दी और सैनिटाइजर्स की भी कीमतें बढ़ गई, ब्लैक हो गए, मिले ही नहीं एंड ऑल दिस। आप सब इससे बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोई अच्छी एग्जांपल्स भी होंगी हमारे पास, और उन अच्छी एग्जांपल्स में मैं आपको एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि वो एग्जांपल हम सबसे रिलेटेड है। और वो सबसे अच्छी एग्जांपल है जी पंजाब यूनिवर्सिटी की। आप लोगों को जान के खुशी होनी चाहिए, वैसे हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन होनी चाहिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी perhaps was the most socially responsible organization during this whole pandemic in पाकिस्तान नहीं, एटलीस्ट तो मैं पंजाब का जिक्र तो जरूर करूंगा कि उसके अंदर ये सबसे ज्यादा सोशली रिस्पॉन्सिबल और एथिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं। क्यों? नॉट फॉर अ सिंगल डे किसी भी एम्प्लॉय की तनख्वाह कटी। हाँ, बाद में आके हम लोगों की थोड़ी सी कट गई, लेकिन चले वो जायज है क्योंकि वो हम बनती भी नहीं थी, तो ठीक है, वो कोई मसला नहीं। बट किसी भी एम्प्लॉय को फारिग नहीं किया गया, डाउन साइजिंग नहीं की गई। इवन जो डेली वेजेस वाले वर्कर होते हैं, जिनको दिहाड़ीदार आप कहते हैं, उनकी दिहाड़ियां तक दी गई बगैर काम के, जिनमें ये माली होते हैं और पीएन वगैरह या गार्ड्स होते हैं, कुछ जो डेली पे होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ डेली वेजेस पे होते हैं। तो डेली वेजेस वाले किसी भी एम्प्लॉय को, बल्कि उन एम्प्लॉयज को उनकी डेली वेजेस विदाउट एनी वर्क भी दी गई। और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ा आगे बढ़ी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसने इसके खिलाफ जब लड़ने का फैसला किया तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का एक चीप सैनिटाइजर बनाया, जो कि लाहौर में तो अवेलेबल था, कुछ महदूद मतलब मार्केट्स में नहीं था, लेकिन चले हमारे यूनिवर्सिटी के सेंटर में मौजूद था, हमारे टीचर्स, एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स के लिए था। तो उन्होंने अपना खुद का एक सस्ता सैनिटाइजर बनाया जब सैनिटाइजर्स बिल्कुल ही मार्केट से गायब हो चुके थे। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने कंपैरेटिवली सस्ती टेस्टिंग स्टार्ट की, कोरोना वायरस की टेस्टिंग अपने एम्प्लॉयज के लिए फ्री, एम्प्लॉयज और टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए फ्री, और बाकी आउटसाइडर्स के लिए भी बाहर वालों से कंपैरेटिवली सस्ती टेस्टिंग स्टार्ट की। अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट हुई, कोई सैकड़ों के हिसाब से ऑनलाइन सेशंस हुए रिगार्डिंग कोरोना वायरस अवेयरनेस। वैक्सीनेशन बनाने के लिए फंड्स का इजरा किया गया, उसकी दौड़ में हम लग गए। तो ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। ऑल अराउंड ये हर एतबार से पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक कॉरपोरेशन की बात भी की है, तनख्वाहें तक देते रहे एम्प्लॉइज को, डाउन साइजिंग बिल्कुल भी नहीं की। तो पंजाब यूनिवर्सिटी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन होल ऑफ दिस सिनेरियो which turned out to be a socially ethical organization। आपके ज़हन में कोई ऐसी एग्जांपल आती है जी, तो डिस्कस करें दोनों की। आप किसी कंपनी, कोई लोकल गुजरांवाला की कंपनी का बताएं जो सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं रही ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, और जो रही उसके बारे में भी आप जरा बताएं, अगर आप बताना चाह रहे हैं। जी बेटा, कोई एग्जांपल अपनी शेयर करना चाहेगा जी? Anyone wants to raise hand and participate? नहीं? आगे बढ़े, फिर पढ़ाई स्टार्ट करें जी। चले जी, पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग नहीं जी, तो बता रहा है जी, चैट में बता दें अगर आप बात नहीं करना चाहते। हाँ जी, शाबाश, ये ज़ारा ने जी बड़ी कमाल बात की है कि आप लोगों की 6 सेमेस्टर की फीस भी नहीं ली गई, बाकी सब यूनिवर्सिटीज में ली गई। बिल्कुल,
और बाकी सब यूनिवर्सिटीज ने, खास तौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने अपने एम्प्लॉयज और टीचर्स की खास तौर पे तनख्वाह भी काट दी, 50% तक काटी गई, स्कूल्स ने भी, प्राइवेट ने, सब ने, और फारिग भी कर दिया गया कई टीचर्स को भी, और इवन कईयों ने अपने कैंपसेस ही बंद कर दिए कि जब तक ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं होगी हम अपने कैंपस ही बंद रखते हैं। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बिल्कुल बेटा ज़ारा ने बिल्कुल बेहतरीन एग्जांपल दी एक और, कि फीस भी नहीं आप लोगों से ली गई, हॉस्टल वाले बच्चों से उनका किराया भी नहीं लिया गया, जो हॉस्टल में चार्जेस होते हैं, हॉस्टल के चार्जेस होते हैं, वो भी नहीं लिए गए। और ये बिल्कुल जी, इसके अलावा कोई एग्जांपल गुजरांवाला की कोई एग्जांपल मुझे बताओ यार, मास्टर टाइल्स ने क्या किया, या उसने कैप्को ने क्या किया, वहाँ पे पीटीसीएल के ऑफिस ने क्या किया, सुपर एशिया वालों ने क्या किया, कोई ऐसा है जी? अच्छा जी, आयशा ने बताया है स्कूल फीस कलेक्ट कर रहे हैं बट सैलरीज किसी टीचर को नहीं दे। हाँ जी, मैंने भी जी अपनी बेटी की पूरी फीस दी, और अब वो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे चलें थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस तो वैसे नहीं होती, बट स्टिल चलें। काशिफ बता रहे हैं कि मास्टर्स ने डाउन साइजिंग की है। देख लें जी, मास्टर्स कितनी बड़ी कंपनी है गुजरांवाला की। मैं इस चीज़ को वो नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, कि वेरीफाई ऑब्वियसली मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर ऐसा किया है, बहुत बुरा किया है। मास्टर्स को ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैकडॉनल्ड्स ने एम्प्लॉइज़ को फ्री नहीं किया, कस्टमर कम होने के बावजूद। जी बिल्कुल, उसकी एक वजह ये भी है कि मैकडॉनल्ड्स में टेक अवे चलता रहा। शायद ये भी एक वजह है, लेकिन बट स्टिल अगर उन्होंने नहीं किया तो चले, अच्छी बात है। और काशिफ कह रहा है कि मास्टर इंटर्न ही हायर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है यार, जल्दी-जल्दी जाओ, हैं? शाबाश, जाके इंटर्नशिप जल्दी से करो अगर वो इंटर्नशिप हायर कर रहे हैं। और इम्तियाज़ वालों के बारे में जी आया कि उन्होंने अपनी बेकरी प्रोडक्ट की प्राइसेस भी बढ़ा दी और सैनिटाइजर्स भी स्टोर किए। अल्लाह ताला जी हिदायत दे सबको। 22 गुजरांवाला ने भी डाउन साइजिंग नहीं की और घर बैठे सब एम्प्लॉइज को पे मिली। बिल्कुल। और इसमें एक गवर्नमेंट की अच्छी बात ये रही कि गवर्नमेंट को कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट का इदारा हो, इसमें आप लोग, गवर्नमेंट ने हमारी ज़्यादा कोशिश जितनी गवर्नमेंट से हो सकी उन्होंने पेज भी दी हैं और डाउन साइजिंग भी नहीं की ज़्यादातर इदारों ने। तो गवर्नमेंट ऑल्सो प्रूव टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट्स का काम ही बेसिकली होता है, ठीक है, गवर्नमेंट्स निकाल भी नहीं सकती थी, चलें। अच्छा, आशिफ कह रहे जी पेड नहीं है, तो बेटा पेड इंटर्नशिप आपको शायद ही कोई मिले, 10 में से आप में से एक को मिलेगी, ये मैं आज ही बता रहा हूँ आपको। इसलिए पेड के चक्रों में इंटर्नशिप में ना रहें। जैसे भी इंटर्नशिप मिलती है आपको अच्छी अगर, तो उसको 100 बिस्मिल्लाह करें जी, स्टार्ट करें। चलें नेक्स्ट। तो बेटा ये आपने लोकल एग्जांपल्स दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और इसमें फिर आप देखेंगे जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने मतलब एसओपीज का ख्याल रखा वो भी सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने नहीं रखा वो सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आता है पॉइंट। तो ये था जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपको मजीद अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। तो व्हाट इज सीएसआर, और साथ ही साथ डिफरेंट अप्रोचेस या डिफरेंट पोजीशंस ऑफ कंपनीज टुवर्ड्स सीएसआर, इसको भी डिस्कस करेगा जी। तो ये 7 पोजीशंस जानने के बाद आप लोगों को मजीद समझ लगेगी क्या होती है सीएसआर, और आजकल के दौर में कंपनीज किस किस्म के किस तरीके से सीएसआर को अडॉप्ट करती हैं। तो अडॉप्शन की ये बेसिकली 7 अप्रोचेस हैं और ये पेश की गई थी जी ग्रे, ओवन और एडम ने। ठीक है, ये 3 थ्योरिस्ट हैं, एथिक्स के ऊपर काम करते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो इन्होंने कंपनीज के बारे में बताया कि कंपनीज इन 7 में से किसी एक को फॉलो करती हैं या करना चाहिए, या ये उनके पास एक गाइडलाइन के तौर पे 7 पोजीशन है सीएसआर की। इनमें सबसे पहली सीएसआर पोजीशन है प्रिस्टीन कैपिटलिस्ट।
अच्छा जी, प्रिस्टीन कैपिटलिस्ट एक ऐसी पोजीशन है सीएसआर की जिसमें सीएसआर को फॉलो नहीं किया जाता, यानी इस बात को रद्द कर दिया जाता है कि किसी और का हक है कंपनी के ऊपर, उसके डिसीजंस के ऊपर, अदर देन द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के सिवा किसी को ये इख्तियार नहीं कि वो कंपनी के डिसीजंस वगैरह से इफेक्ट हो या उसका फायदा हो। और अकॉर्डिंग टू प्रिस्टीन कैपिटलिस्ट, अगर आप शेयर होल्डर्स को छोड़ के किसी और के लिए सोचते हैं तो ये शेयर होल्डर्स के साथ डिसऑनेस्टी होगी आपकी। तो बेसिकली जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी की नफी आप करेंगे अगर आप अदर देन शेयर होल्डर्स के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्पोंडेंट्स ऑफ द कंपनी या प्राइमरी अफेक्टीज ऑफ द कंपनी। तो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में सोचें और किसी के बारे में नहीं सोचें। शेयर होल्डर आपके सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, तो अगर आप स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेक होल्डर के तौर पे कंपनी के ऊपर हक है शेयर होल्डर्स का। और शेयर होल्डर्स के अलावा अगर आप किसी के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट भी मार रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, टाइम भी मार रहे हैं। टाइम जब खर्च करेंगे डिसीजन मेकिंग में उनके खिलाफ अगर जा रहे हैं तो अगेन वो ओनर है, उन्हीं का हक है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, तो आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ये बद नियति और बदयानती है आपकी कि अगर आप किसी और के बारे में सोचें। दिस अप्रोच इज नोन एज प्रिस्टीन कैपिटलिज्म। अच्छा, ये थोड़ी ना जरा हो गई है एक्सट्रीम किस्म की अप्रोच हो गई है। ये आज से काफी साल पहले तो ये अप्रोच होती थी और मानने में भी आती थी कि कुछ लोग करते थे ऐसे। लेकिन आजकल के दौर में, और हमने जब इतनी सीएसआर पढ़ ली और देख ली, ऐसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। कंपनीज के अपने सर्वाइवल के लिए अब प्रिस्टीन कैपिटलिस्ट बनना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कंपनीज के पास और ऑप्शंस क्या हैं? तो कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानना शुरू करेंगी, या वो कंपनी जो अब ये समझती है कि प्रिस्टीन कैपिटलिस्ट बनना तो अब नामुमकिन हो गया है, तो उसके लिए जो अगली ऑप्शन है दैट इज टू बिकम एन एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट एक अप्रोच है टुवर्ड्स सीएसआर अकॉर्डिंग टू विच a company bears responsibility towards the stakeholders, but only to the extent which benefits itself in the form of increased profit। यानी अगर कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा तो ठीक है भाई, जिसको भी जिसके बारे में भी काम करना पड़ा, सोचना पड़ा, हम सोचेंगे। अगर उससे अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, यानी अल्टीमेट एम अभी भी शेयर होल्डर्स ही हैं। बाकी स्टेक होल्डर्स को आहिस्ता आहिस्ता डालते रहो बीच में, क्योंकि उससे हमें फायदा है। फायदा भी किसको, शेयर होल्डर्स को। मिसाल के तौर पे अच्छा प्रोडक्ट बनाएं। अच्छा प्रोडक्ट हमें क्यों बनाना चाहिए? एथिकली अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप कहेंगे जी हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और हमें जो है वो अच्छा प्रोडक्ट इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि लोगों के लिए अच्छा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। वो आगे भी इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। लेकिन एक प्रिस्टीन कैपिटलिस्ट कहेगा अच्छा प्रोडक्ट ना बनाओ, सस्ता प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि जितना सस्ता प्रोडक्ट होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा और उतना ही शेयर होल्डर्स के लिए बेहतर है। लेकिन एक्सपीडियंट कहेगा यार अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, इसलिए कि अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज्यादा कस्टमर आएगा, और ज्यादा कस्टमर आएगा तो फायदा भी ज्यादा होगा। तो दिस इज एन अप्रोच ऑफ द एक्सपीडियंट। ओके, नेक्स्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक द कंपनीज थिंक that we are in a contract with the society and different stakeholders। आपने ये चीज, ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये आपने पीछे जो वीडियोस देखी हैं, जो अभी तक डिस्कशन हुई है, उनमें कहीं ना कहीं ये फिट हो रहे हैं, आपको याद आ जाएंगी ये बातें। एक पॉइंट था उस वीडियो में, पेंडेमिक वाली वीडियो में, यही था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन वो पॉइंट यही था कि कंपनी और स्टेक होल्डर्स या लोग ये को एग्जिस्ट करते हैं। दोनों की एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां हैं। दोनों का फर्ज बनता है कि एक दूसरे के बारे में सोचें। यानी कंपनीज के लिए कहा गया है
कि आप लोगों के बारे में सोचें, क्योंकि लोगों की वजह से ही आप हैं। एम्प्लॉइज आपको कहाँ से मिल रहे हैं? सोसाइटी की तरफ से। आपको ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? सोसाइटी की तरफ से। आपको लोन कौन दे रहा है? बैंक। बैंक के पास किसका पैसा पड़ा हुआ है? लोगों का पड़ा हुआ है। तो ये सारा कुछ आपको लोगों से ही मिल रहा है, स्टेक होल्डर से मिल रहा है। तो आपको अगर स्टेक होल्डर से ये सब कुछ मिल रहा है, तो आपको बदले में उनको भी अब देना है, क्योंकि ये एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है आपका, लिखा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ही होता है कि अगर आपको सोसाइटी दे रही है तो आप भी उसको वापस दें, और अगर आप उसको वापस नहीं देंगे तो स्टेक होल्डर्स आपके अगेंस्ट हो जाएंगे और आपको भी चीजें मिलना सोसाइटी की तरफ से खत्म हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे यही एग्जाम्पल अगर करें, कंपनी को ये सोचना चाहिए कि कस्टमर्स की वजह से ही हम हैं, कस्टमर्स हमें पैसा देते हैं, उसी पैसे से हम सैलरीज देते हैं, उसी पैसे से हम प्रॉफिट कमाते हैं जो शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो हमें कस्टमर्स के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? इस वजह से नहीं कि हमें फायदा होगा, इस वजह से कि कस्टमर्स भी तो देखें हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, या एम्प्लॉइज बेचारे मेहनत कर रहे हैं, हमारी कंपनी को कहाँ से कहाँ ले गए, हमारे लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तो हमें भी इनके बारे में सोचना चाहिए। तो ये अप्रोच है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। इसी तरह पब्लिक भी सोच रही होती है कि यार ये कंपनी है, तो ये हमारे लिए चीजें बना रही है, अच्छी हमारी जरूरियात पूरी कर रही है, तो हम भी इसको चले प्राइस दें, थोड़ा सा प्रॉफिट भी दें जरूर। इस तरह की चीजें सोसाइटी को भी सोचनी चाहिए, एंड बोथ पार्टीज शुड थिंक कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के दरमियान। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे तो जिस तरह मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था कि आपको सोसाइटी रद्द कर देगी। बहुत सी कंपनीज आप देखेंगे कि बेटा वो रद्द हो चुकी हैं सिर्फ इस वजह से कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। इसकी आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूं एनरॉन की। मैंने आपको शायद बताया भी था कि जरूर पढ़िएगा एनरॉन का केस, आगे भी हम शायद इसको जरूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन एनरॉन का केस मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा केस है, लैंडमार्क केस है एथिक्स के अंदर, बिजनेस एथिक्स के अंदर। तो एनरॉन की जो ऑडिट फर्म थी वो थी आर्थर एंडरसन। वो उस टाइम दुनिया की बिग फोर थी। सन 2001 में वो दुनिया की बिग फोर फर्म्स में आती थी, बड़ी कंपनीज में, जो कि आजकल आप सुनते होंगे नाम, फर्गुसन, ईवाई अर्नेस्ट एंड यंग है, न्यूडोलाइट है, केपीएमजी है। तो वो दुनिया की बिग फोर, अमेरिका की एटलीस्ट बिग फोर फर्म्स में आती थी आर्थर एंडरसन। उसने जब साबित हो गया कि आर्थर एंडरसन ने सही ऑडिट नहीं किया था एनरॉन कंपनी का, तो कोर्ट ने आर्थर एंडरसन को बरी कर दिया था, कंपनी के खिलाफ चार्जेस खत्म कर दिए थे। लेकिन लोगों ने देखा कि दे फेल्ड टू कीप अप द कॉन्ट्रैक्ट। बेटा आर्थर एंडरसन चलती रही, लेकिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। ग्राहक जिसको आप कस्टमर कहते हैं, तो कस्टमर कौन है? बेसिकली कंपनीज ऑडिट के लिए, क्योंकि लोगों का एतबार उठ गया था उस कंपनी से। तो आर्थर एंडरसन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी कि उसके पास कोई लोग ही नहीं आते। इसी तरह दुकानदार अगर कोई बुरी चीज देता है तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके पास आना खत्म कर देंगे। कोई उसको कोर्ट नहीं कहेगा, कोई पुलिस वाला नहीं आके रोकेगा अनफॉर्चुनेटली कि जी ये तुम क्यों गलत चीजें दे रहे हो, बेच रहे हो, ज्यादा प्रॉफिट क्यों कमा रहे हो, एक्सेट्रा। तो ये लोग खुद ही इस चीज को रियलाइज करके उसको इससे सिस्टम से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज का एक अनरिटन म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, अगला है जी सोशल इकोलॉजिस्ट। सोशल इकोलॉजिस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता है। जो सोशलिस्ट इकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि कंपनी को लोगों के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी की वजह से एनवायरनमेंट को और सोसाइटी को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि कंपनीज को पोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? इस वजह से नहीं कि इससे फायदा होगा या एनवायरनमेंट हमारे बारे में सोचती है, आबो हवा तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं, इस वजह से सोचना चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में कि ये खराब भी कंपनी ने की है, तो कंपनी को अपने जो फुटप्रिंट्स हैं
जो नेगेटिव फुटप्रिंट्स हैं जो लोगों के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादातर ये पॉइंट लेके जाता है हमें, जो कंपनी ने छोड़े हैं उनको सही करना है। अगर कंपनी की वजह से फॉर एग्जांपल लोगों के घर बार खराब हुए हैं, कोई लैंड कमर्शियल करने के लिए कोई घर गिराने पड़े, तो कंपनी का फर्ज है कि उन लोगों को कंपनसेट करे। और अगर एक लोकेलिटी के अंदर कंपनी इंडस्ट्री लगी है और वो उसका आबो हवा खराब कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तो कंपनी को ये सोचना चाहिए कि हम भी इनको नुकसान दे रहे हैं, तो हमें भी पूरा करना है। इनका नुकसान पूरा किसने करना है? हमने। क्यों? क्योंकि दे भी हम ही रहे हैं। तो इस तरह की जो सोच है, आप लोग भी बेटा अक्सर किसी की मदद इसलिए भी कर सकते हैं या करेंगे या करते भी होंगे क्योंकि आपको लगता है यार इसका नुकसान भी हमारी वजह से होगा। तो अगर आपसे फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप इसलिए उसका इलाज नहीं करवाएंगे कि यार इससे मेरी इमेज, उसका इलाज करवाएंगे कि करवा सकते भी हैं, ये सोचते कि इससे मेरा इमेज बढ़ेगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंट अप्रोच है। क्या ये सोचेंगे कि यार मैं इसका इलाज कराऊंगा तो कल को ये मेरे भी काम आएगा? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल इकोलॉजिस्ट क्या कहेगा, इसका इलाज कराना आप ही का फर्ज है। क्यों? क्योंकि आप ही ने इसका, इसकी आप ही की वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ। तो आप अक्सर उसका इलाज करवा देंगे इस वजह से क्योंकि आपको लगता है कि मेरी वजह से खराब हुआ। तो इस अप्रोच को, सोच को कहते हैं सोशल इकोलॉजिस्ट। फिर आते हैं जी सोशलिस्ट। ये बड़ी मशहूर टर्म है, आपने सुनी होगी। जिस तरह रशिया के बारे में कहा जाता है कि जी रशिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, यूएसएसआर, चाइना के बारे में कहा जाता है। सोशलिज्म क्या कहता है? ये एक इकोनॉमिक्स की टाइप है। सोशलिज्म कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए of all the resources, whether it be wealth, etc., or the environmental resources, physical resources, इनकी equal distribution होनी चाहिए among the various classes of the public। हर किस्म के लोगों के दरमियान इक्वल होना चाहिए। यानी मजदूर, एक बड़ा आपने मशहूर लोगों सुना होगा मजदूरों के बारे में, मजदूरों की वो लॉबीज भी आपने प्रेशर ग्रुप्स भी देखे होंगे, किसान इत्तेहाद एक्सेट्रा। वो क्या कहते हैं जी कि, और बात उनकी कुछ हद तक ठीक भी होती है, कि मजदूर सारा काम करता है, मजदूर सारी मेहनत करता है और सबसे कम पैसा भी मजदूर को मिलता है। सबसे ज्यादा किसको मिलता है जी? वो कंपनी को, जो फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको बेच रही है। मजदूर कह रहा हूँ, सॉरी, फार्मर की बात मैं कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी फार्मर को सबसे कम पैसा मिलता है, गरीब है बेचारा, फार्मर मर रहा है। सबसे ज्यादा अमीर कौन हो जाता है? वो कंपनी जो फार्मर की चीज को इस्तेमाल करके अरबपति बनती जा रही है। तो ये सोशलिस्ट कहेगा नहीं, फार्मर को भी दो पैसा, उतना दो जितना उसको दे रहे हो, अगर उतना नहीं तो इस गैप को कम से कम करें। ये है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म वाले कहते हैं, जो सीएसआर पे सोशलिज्म की अप्रोच रखते हैं, वो ये कहते हैं कि कंपनीज जो हैं वो एक जरिया बनी हुई हैं ऑफ इम्बैलेंस इन द सोसाइटी, और अब उनका फर्ज है कि वो इस बैलेंस को बरकरार भी रखे, एक तो बनाए भी और बरकरार भी रखे। ये जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है या किसी और किस्म का एनवायरमेंटल इम्बैलेंस है, तो ये कंपनीज ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है कैपिटलिज्म की वजह से। कैपिटलिज्म समझते हैं? ये बेसिकली दो टर्म्स होती हैं, ये दोनों एक दूसरे की मुतजाद हैं। जिस तरह अच्छा बुरा, इसी तरह कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट, कैपिटलिज्म सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या है कि एक बंदे को इजाजत है जी उस सिस्टम के अंदर कि वो पैसा कमाई जाए, रखी जाए अपने पास, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करी जाए जी, एक बंदा या कुछ लोग करते हैं। दिस इज कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निजाम जिसको आप उर्दू में कहते हैं। फिर एक है सोशलिज्म, कि नहीं, एक बंदा नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग, बल्कि सारों के दरमियान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जानी चाहिए। तो कंपनीज ये कहती हैं कि हमारी वजह से क्योंकि इम्बैलेंस है सोसाइटी में, तो हम सोशलिस्ट हैं, कंपनीज भी सोशलिस्ट मान जाती हैं और हमें इस इम्बैलेंस को खत्म करना है। ये है जी सोशलिज्म। अच्छा देखें, ऊपर कैपिटलिस्ट भी आ गया। ये जो आप देख रहे हैं प्रिस्टीन कैपिटलिस्ट, तो बेटा ये कैपिटलिज्म से रिलेटेड है। कोई बात नहीं, लोगों की ऐसी की तैसी पैसे बनाओ, शेयर होल्डर्स के लिए उनको अमीर करो। सोशलिस्ट कहती हैं कंपनीज नहीं, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, सबको अमीर करो, सबके बारे में ही कंपनी को बैलेंस रखना है। चलो जी, 2-3 सवाल लेते हैं, फिर आखिरी 2 पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा,
पहला पॉइंट रिपीट कर दें। काशिफ ने कहा यार काशिफ उस टाइम कौन सा पहला था, तो दूसरा तीसरा भी हो गया। पूछ लो अगर अभी भी समझ नहीं लगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, वरना मैं आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। चलो जी, मैं अगले 2 पॉइंट्स की तरफ बढ़ता हूँ, रैप अप करते हैं इस लेक्चर को। देन एक अप्रोच है जी सीएसआर की, रेडिकल फेमिनिस्ट। ये टर्म तो हम सुन के थक ही गए हैं, मैं तो कहूँगा, और लड़कियां भी आजकल ये टर्म सुन के थक ही गई हैं तकरीबन। बताता हूँ बेटा, इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो रेडिकल फेमिनिस्ट क्या है? फेमिनिस्ट तो आप सबको पता है, जो जरा प्रोपोगेट करता हो फीमेल इंस्टिंक्ट्स को, फीमेल ऑटोनॉमी को, एटसेट्रा। बेसिकली मेल जो रेडिकलाइजेशन है या मैस्कुलिनिज्म है या चौविनिज्म है, उसको कम करने के लिए फेमिनिस्ट आजकल आप देखते हैं बहुत आ रहे हैं। औरतों के हकूक एटसेट्रा, अच्छी बात है, अगर लिमिट्स में रहते हैं आप ये हकूक मांगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चाहिए भी हमें। लेकिन यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमिनिज्म किस तरह आता है? ये नहीं कि आपने लड़कियों को रखना है कंपनी में या उनके बारे में उनके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि रेडिकल फेमिनिस्ट ये कहता है कि कंपनीज शुड बी feminist, yes, they should be more inclined towards feminism rather than masculinity। यानी आसान अल्फाज में कि जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नुमाया होने चाहिए कंपनीज के अंदर। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरगिवनेस, कंपैशन, अफेक्शन, इक्वालिटी, जस्टिस। ये हम कहते हैं कि ये फीमेल फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स के अंदर भी फीमेल है। ये नहीं कि फीमेल को ही आती हैं, ऐसा नहीं है, लड़कों के अंदर भी ये फीलिंग्स होती हैं, इक्वालिटी की, जस्टिस की। लेकिन ये क्वालिटीज को बता दिया गया कि ये फीमेल है। इसी तरह मेल क्वालिटीज भी होती हैं, मैस्कुलिन क्वालिटीज भी होती हैं। वो क्या है जी? पावर, एग्रेशन, कॉम्पिटिशन, ये है मेल एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज। तो इनसे बचना चाहिए और फीमेल कंपैशन, जस्टिस एटसेट्रा, इनकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो इस तरह जो है, आपने देखा होगा कि फीमेल अमूमन ज्यादा रहम दिल होती है, ठीक है, उनको रोना भी जल्दी आता है, जरा नरम दिल होती हैं, क्योंकि ये नेचुरल ये है। तो कंपनीज को भी ज्यादा इस तरह का होना चाहिए, मुझे ऐसे कंपटीशन, पावर और उसको मार और इसको पकड़, ये नहीं जी। तो थोड़ा लोगों के बारे में सोचना चाहिए फेमिनिस्ट की तरह। फिर आखिरी है डीप इकोलॉजिस्ट। डीप इकोलॉजिस्ट इन सबसे ऊपर चला जाता है। यहाँ पे मैं इससे पहले सोशल इकोलॉजिस्ट बता दूं ताकि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो। सोशल इकोलॉजिस्ट कहता है कि आप लोगों ने ही क्योंकि सोसाइटी को खराब किया है तो आप ही उसको ठीक करें। ये है सोशल इकोलॉजिस्ट। एनवायरनमेंट को खराब भी आपने किया तो ठीक भी आपने करना है। डीप इकोलॉजिस्ट क्या कहता है? वो कहता है खराब किया नहीं किया वो बात की बात है। किसी भी इंसान का और कंपनी का भी खास तौर पे जीने का हक किसी और ऑर्गेनिज्म से ज्यादा नहीं है। यानी जानवरों का, पौधों का, एनवायरनमेंट का, आबो हवा का, कंपनी, इंसान, इन सब का बराबर हक है। इंसान ये नहीं कह सकता कि जी मुझे जीने का ज्यादा हक है और मैं चाहूं तो अगर दरख्त काट दूं कोई मसला नहीं जी, मेरे लिए दरख्त बने हैं, मैं जानवरों को मार दूं मेरे लिए जानवर बने हैं। डीप इकोलॉजिस्ट कहता है नहीं, इतना हक जीने का और अच्छी जिंदगी का आपका है, उतना ही जानवरों का, उतना ही प्लांट्स का, उतना ही आबो हवा का है। तो ये डीप इकोलॉजिस्ट इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, उनके लिए एक ऐसी यकसा पॉलिसी बनाता है जो सबके लिए काबिल कबूल है। ऐसी कंपनीज बिल्कुल नहीं मिलती, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं मिलती, दुनिया भर में भी ये ज्यादातर एनजीओ के लिए होता है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का सोच सकती हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अमूमन इस तरह का नहीं सोच